मैं हूं राशिद। खुद को संत बताकर भोले भाले लोगों से जयकारा करवाने वाले आसाराम नाबालिग से रेप के केस में जब जेल गए तो लोग हैरान रह गए। लेकिन जैसे जैसे अपने अंजाम की ओर केस बढ़ना शुरू हुआ, वैसे ही इस केस से जुड़े गवाहों की हत्या भी शुरू हो गई। 3 गवाहों की हत्या और आधा दर्जन गवाहों पर हमले के बाद पुलिस आसाराम नाबालिग से रेप के केस में जब जेल गए तो लोग हैरान रह गए। लेकिन जैसे जैसे अपने अंजाम की ओर केस बढ़ना शुरू हुआ, वैसे ही इस केस से जुड़े गवाहों की हत्या भी शुरू हो गई। 3 गवाहों की हत्या और आधा दर्जन गवाहों पर हमले के बाद पुलिस ने एक ऐसे गैंग को धर दबोचा जो रेप केस के गवाहों की रेकी करता था। इस गैंग की निशानदेही पर कार्तिक नाम का एक शूटर पकड़ा गया। अब यह शूटर कार्तिक रोजाना पुलिस के सामने जो भी खुलासे कर रहा है, उससे भी देश हैरान है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि शूटर को गवाहों की हत्या का निर्देश आसाराम के इशारे पर मिलता था। इसके पास से गवाहों की बाकायदा एक हिट लिस्ट भी मिली है। अहमदाबाद पुलिस की गिरफ्त में आसाराम का शार्प शूटर तोते की तरह एक के बाद एक खुलासे कर रहा है। ताजा खुलासा ये है कि रेप केस का अहम गवाह लखनऊ का राहुल सचान आसाराम के अगले निशाने पर था और कार्तिक ने राहुल को रास्ते से हटाने की साजिश पर काम भी शुरू कर दिया था। राहुल सचान लखनऊ के कैसरबाग इलाके से पिछले साल 25 नवंबर से ही गायब है। कार्तिक को अमृत प्रजापति मर्डर केस में राजकोट लाया गया है। सूत्रों के मुताबिक कार्तिक ने राजकोट सीआईडी के सामने ही ये अहम खुलासे किए हैं। साथ ही कार्तिक ने अमृत प्रजापति की हत्या से जुड़ी एक बात भी उगल दी है। सूत्रों के मुताबिक कार्तिक ने सीआईडी के सामने कबूला है कि वो 2009 से ही आसाराम के शूटर के तौर पर काम कर रहा है। आसाराम के खिलाफ गवाहों की रेकी करने वाले बासवराज सेजल दंपति पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है। बासवराज सेजल और शूटर कार्तिक के बीच की कड़ी के तौर पर काम करने वाले आसाराम के चेले केडी पटेल और प्रवीण वकील फिलहाल फरार हैं। लेकिन शूटर के इन खुलासों से आसाराम पर कानून का शिकंजा और कसता जा रहा है। रवि शर्मा, राजकोट, इंडिया न्यूज। मेरे ख्याल से आज की तारीख में ये बताने की जरूरत नहीं है कि आज की बहस का सवाल क्या होना चाहिए। देश ने हमें ये बता दिया है कि आज की बहस का सवाल यह है कि क्या जेल के अंदर से बैठ करके आसाराम ने अपने गुर्गों के जरिए गवाहों की हत्या की या गवाहों करवाई या फिर गवाहों के ऊपर हमले करवाए। 3 मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं इस डिबेट में। दुर्गेश पांडे जो कि प्रेसिडेंट है संत आसाराम बापू समिति के, कृष्णा शर्मा हिंदू धर्माचार्य हैं, गौरांग कांत क्रिमिनल लॉयर हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्गेश पांडे, लाजमी है पहला सवाल आपसे ही होगा। जरूर करिए। कृपाल सिंह की हत्या, अखिल गुप्ता की हत्या, अमृत प्रजापति की हत्या, महेंद्र चावला, राहुल सचान, राजू चंडक, दिनेश भागचंदानी, विमलेश ठक्कर, राकेश पटेल, इन सभी के ऊपर हमला कराया गया। एक वजह बताइएगा मुझे, ज्यादा नहीं पूछूंगा, सिर्फ एक वजह बताइए कि देश ये विश्वास कर ले कि ये सब कुछ आसाराम ने नहीं करवाया। पहली बात आपकी एक वजह बता देता हूं। ये जितने हमले आपने बताए हैं, अभी आप नाम तो ले रहे हैं कार्तिक का कि उसने ऐसा कुछ कबूला है, पूरा देश देख रहा है ना। तो आप कार्तिक का वीडियो दिखा रहे हैं उसने क्या बोला, ना किसी पुलिस अधिकारी की स्टेटमेंट आ रहा है उसने क्या बोला है। 2 चीज। तीसरी चीज, जिस कार्तिक की आप बात कर रहे हैं, सन 2007-8 में वो असम पुलिस इन्वेस्टिगेशन का वीडियो दिखा करके होती है। अगर इन्वेस्टिगेशन वीडियो दिखाकर नहीं होती है तो उसके बाद में यही जो आप हत्या की बात कर रहे हैं, अभी परसों नौसों मैंने कहा था यूपी में जो मौत हुई थी उसमें तो यूपी पुलिस ने नारायण नाम के आदमी को पकड़ा था, उसने मारा। और आज आप कह रहे कार्तिक ने मारा है, तो उस समय भी तो आपने बहस कर दिया था कि भाई नारायण को ये पकड़ा, आसाराम बापू का गुर्गा इसने मारा है। और आज आप कार्तिक की बात कह रहे हैं, तो हमको कोई तकलीफ नहीं है, आपको अपना चैनल चलाना है, आप ऐसे दिखाते रहिए। लेकिन बात यह है कि सन 2007 में जो असम छोड़ के चला गया, अगर वो आदमी उस 7-8 साल बाद सम्मान, आपसे बड़ा प्रेम है सभी को, सुनिएगा सर सम्मान, एक चीज पूछना हूं, चूंकि आपने कहा कि चैनल चलाना है तो आप दिखाइए। हाँ। आपको क्या लगता है कि आसाराम बापू, आपके कथित आसाराम बापू जो हैं, उनके जरिए मेरा चैनल चलता है क्या? हाँ बिल्कुल, ये बात आपने पूछा। सही बात यह है कि मुझे भी समझ नहीं आया कि पिछले 3 साल से हर चौथे दिन कोई खबर फाइनल पहुंचे न पहुंचे, सबसे ज्यादा इंडिया न्यूज चैनल पर खबर चली यौन उत्पीड़न आसाराम करते हैं। आप करते हैं, मैं आपके ऊपर केस ठोक दूंगा अगर आप ये शब्द बोले। अगर कोर्ट ने नहीं बोला है
सुनिए मेरी बात सुनिए, केस करते क्या है? हैं, केस आपने क्या कैसे है? बोला? आप बार-बार आते हैं मेरे ही ऊपर केस ठोकने के, नहीं, आप साबित करिए कि बापू ने यौन उत्पीड़न का केस, यौन उत्पीड़न केस तो है ना, केस है ना, केस है या नहीं है? आरोप लगा है, आरोप हाँ, आरोप ठीक लगा है। है। यौन उत्पीड़न का आरोप ठीक है, आसाराम के ऊपर। ठीक है, बेनामी संपत्ति बनाने का आरोप आसाराम के ऊपर। अच्छा। बेनामी जमीन जायदाद का आरोप आसाराम के ऊपर। 500 से अधिक लोगों को मोटी ब्याज दर पर 1635 करोड़ रुपए नकद कर्ज दिए जाने का आरोप आसाराम पर। ठीक है। 10,000 करोड़ का एक साम्राज्य अलग तरीके से, नाजायज तरीके से बना लेने का आरोप आसाराम पर। और कितना दूं सर, कितना दूं? आपको मैं आपको कहता क्या बात कर रहे हैं आप? इतना सब कुछ हो जाए उसके बाद भी बावजूद में खबर ना दिखाओ। खबर दिखाओ ना, खबर जब खबर की आपके पास में कुछ प्रूफ है, पुष्टि हो तब दिखाइए। खबर चली नहीं, आप पहले दिखाना शुरू कर देते हैं। मैं आपको खबर दे रहा हूं, मैं बड़ा नाम लेके बोल रहा हूं। सन 2009 में राजू चंडे का जो स्टिंग ऑपरेशन आया था, स्टेट सीआईडी गुजरात, नाम लेके बोल रहा हूं, स्टेट सीआईडी चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में भी हमने अर्जी डाली थी। जो 2009 की स्टिंग ऑपरेशन में बात बोली गई थी, वो सारी चीज ज्यों की त्यों हो रही है। मैं पूछ रहा हूं, अगर गुजरात की सीआईडी आज इतने जल्दी कार्तिक की बात दिखा रही है, मेरी बात सुने, मैं पूछ रहा हूं 2009 में जब हमने स्टिंग का सीडी दिया, इंडियन न्यूज चैनल भी वहां था, किसी चैनल ने नहीं दिखाया। और यहां तक कि जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हमारा लाइव बंद करा दिया गया, किसी को चलने नहीं दिया। आज भी मेरे पास में वो वीडियो है, क्यों नहीं आता कुछ पे स्टिंग हुआ। जब अमृत प्रजापति और खुद अपनी पत्नी को बुर्का पहना के ले आया, 50 करोड़ की फिरौती अमृत प्रजापति ने हमसे मांगी है। और आप जो कह रहे हैं ना कार्तिक की बात, कार्तिक ने वहां पे पुलिस के सामने कबूला है कि जब मैंने अमृत प्रजापति का देखा था 50 करोड़ इसने मांगा, मेरा दिमाग उसके बाद ही मरवा दिया। सुनो, मरवा नहीं दिया, वो आश्रम छोड़ के चला गया। मैं कह रहा हूं, आपका कोई रिपोर्टर बाहर जो आपके नौकरी कर रहा है, वो बाहर कोई गलत काम करे तो आप दीपक चौरसिया को जेल में डाल दोगे क्या? आप हम पे आरोप कैसे लगा सकते हो? आज हम रोज ये खड़े हैं, हमारी जमानत हो जाए। हम भारत के बड़े से बड़े वकील खड़े हैं, जमानत हो जाए, और हम ही मरवा रहे हैं, हमें जमानत मतलब ये है, इसका मतलब हम ही गलत काम। कृष्णा शर्मा को लेकर के आते हैं बीच में। कृष्णा शर्मा, इसका मतलब क्या मैं ये समझूं, महेंद्र चावला भी मेरे साथ जुड़े हैं क्या? अभी महेंद्र चावला बिल्कुल भी मेरे साथ हैं। हाँ, महेंद्र चावला भी है, महेंद्र चावला भी है। जोड़ो, थोड़ा लाइव ले आओ तुम। महेंद्र नारायण साई के बेहद करीबी रहे हैं, आसाराम के बेहद करीबी रहे हैं। नारायण साई के करीबी नहीं है, ये बेईमान आदमी हमारे नारायण साई क्या रहा हो, हमारे यहाँ तो भगा दिया गया ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कृष्णा शर्मा, इतने लोग मैंने गिना दिए कि इनके ऊपर हमला हुआ, 3 गवाहों की हत्या हो गई। क्या सब कुछ महज संयोग है? कार्तिक भी इसी तरीके की बात बोल रहा है, जो शार्प शूटर है वो भी यही कहता है कि आसाराम के कहने पर मैं जाता था, आसाराम से मिलता था। कार्तिक ने यह शब्द नहीं कहा है कि आसाराम बापू के कहने पर मैंने किसी को मारा। उसने बोला है कि मेरा बापू से कोई मतलब नहीं। संयोग है कृष्णा शर्मा, संयोग क्या गवाहों का मारा जाना महज एक संयोग है? अरे भगवान राशिद जी, हमारे देश का कानून, हमारा देश का संविधान है, सर्वोपरि है। सबसे बड़ी बात, हमें उन पर विश्वास करना चाहिए कि जो लोग अगर बोल रहे हैं तो कानून के मद्देनजर हमें देखते हुए कि उनके ऊपर ये सारी चीजें देखना चाहिए कि कितना सच है कितना झूठ है। क्योंकि जो अंदर बैठे हुए हैं, अगर उनके इशारे पे हो रहा है तो जरूर जो है कहीं ना कहीं कड़ी सजा के पात्र होते हैं। बिल्कुल जो अपराधी है तो पात्र है। अगर ये लोग जो है मनगढ़ंत कहानी या कोई बाहर बैठ के कोई गेम खेल रहा है, वो भी अगर कुछ ऐसा कर रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए, सच्चाई का पता होना चाहिए। क्योंकि हमारे हिंदू महासभा में ऐसे लोगों के ऊपर उंगलियां। कृष्णा जी, आपको लगता है क्या कि बाहर बैठ करके कोई गेम खेल रहा है? यही तो पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस इंसान ने बापू जी का नाम ले दिया है, इतना खुला होके बोला, उसको आखिर क्या डर नहीं है क्या? ठीक है कृष्णा जी, आप भी रुकिए, दुर्गेश जी आप भी रुकिए। महेंद्र चावला, नारायण साई के पूर्व पीए हमारे साथ मौजूद है। महेंद्र चावला, अभी आपका फोन कट गया था और यहाँ पर दुर्गेश जी हमारे साथ बैठे हैं, जो कि प्रेसिडेंट है संत आसाराम बापू समिति के, और दुर्गेश कुमार पांडे। उनका ये कहना है कि आप झूठे हैं, आप बेईमान हैं, सबको झूठ बोलते हैं आप। अभी यही बोला है ना आपने? अरे ये अपने आपने कहा नहीं, अरे मैं बोल रहा, ये अपने घर से फिरौती की रकम लेके भागा, अपने घर से अपना अपहरण का नाटक करके फिरौती की रकम लिया, अब आश्रम में आया, आश्रम से गलत हमने भगाया। बोलने दीजिए, गौरांग कांत के पास भी चलना मुझे, और वहां खा क्रिमिनल लॉयर गौरांग कांत के पास भी चलना है मुझे चलना है। जी महेंद्र चावला बोलिए। देखिए, आसाराम आश्रम का ये फितरत है कि कोई आसाराम आश्रम के खिलाफ बोलता है तो ये लोग उस पर जो चरित्रहीनता के ऐसे आरोप लगाते हैं। जितने भी लोग निकले हैं सभी लोगों ने यही आरोप लगाया है। दूसरी बात, आसाराम और साईं ये दोनों आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी हैं। जब मैं आश्रम में था तो नारायण साईं
एक मिनट सुन लीजिए, इस्तेमाल कर। ओसामा बिन लादेन नहीं नहीं, एक मिनट, एक तो भाषा को संयमित रखिए, अरे संयमित दुर्गेश जी, भाषा को संयमित रखिए, भाषा को संयमित रखिए, भाषा संयमित होनी चाहिए आपकी। ऑडियो डाउन कर दूंगा मैं, आप सर्टिफाई करेंगे क्या? भाषा आपकी संयमित होनी चाहिए। मैं ये प्लेटफॉर्म नहीं दूंगा, मैं ये प्लेटफॉर्म नहीं दूंगा, मैं ये प्लेटफॉर्म नहीं दूंगा। ऑडियो डाउन किया जाए आपका, ऑडियो डाउन किया जाए, कर ले, आप नहीं बोलेंगे। संयमित भाषा का इस्तेमाल करें, भाषा संयमित होनी चाहिए, भाषा सभी की संयमित होनी चाहिए। इंडिया न्यूज एक बहुत ही विश्वसनीय, बहुत ही जिम्मेदार न्यूज चैनल है। बात ही नहीं करते हो, हमेशा आसाराम इस तरह गंदा आपका रिपोर्टर इस्तेमाल करता है शब्द। आप तो पूरी दुनिया कर रही है, आज पूरी दुनिया कर रही है। आप जैसे आप पूरी दुनिया कर रही है। मैं चावला बोलिए, दुनिया तो चैनल के लिए भी बहुत मैं चावला बोलिए, जवाब दे तो अभी मैं चावला बोलिए। नारायण जो है, नारायण ओसामा बिन लादेन की तरह अपना नेटवर्क बनाना चाहता था। नारायण चाहता था कि पूरी दुनिया में बिन लादेन की तरह उसका प्रभाव होना चाहिए। वो भारत में बैंकों को लूटना चाहता था, वो और अन्य लोगों को मरवाना चाहता था। ये सब वो प्लानिंग करता था। तो नारायण आसाराम ये आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी है, और आसाराम आश्रम में पहले भी बहुत लोगों की मौत हो चुकी। अगर उस चीज की जांच होगी तो पहले जो आसाराम आश्रम में काम कर लेते हैं। दुर्गेश जी आप बोलिएगा, दुर्गेश जी आप बोलिएगा, सवाल आप पूछ लो ना, कितना आश्रम में रहे हो? ओहो, एक सवाल तो आपके लिहाज से आसाराम बापू आप बोल रहे हैं ना, आसाराम बापू ने आप लोगों को भाषा में संयम बरतने के लिए, पिच थोड़ी नीचे करने के लिए, एक सभ्य समाज में किस तरीके से बात की जाती है उसके बारे में तो बताया होगा ना। नहीं, बिल्कुल बड़े प्रवचन दिया करते थे, बड़े सत्संग किया करते थे। एक मिनट रुकिए, मेरे एडिटर क्राइम, एक मिनट, आप रिपोर्टर की, एक मिनट, आप रिपोर्टर की बात कर रहे हैं ना। मेरे एडिटर क्राइम रवि शर्मा इस वक्त ठीक वहां पर मौजूद है जहां पर कार्तिक के साथ में इन्वेस्टिगेशन कार्तिक के साथ में चल रही है, उसे इंटेरोगेट किया जा रहा है। सीधे हम उनके साथ में जुड़ते हैं। रवि, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन, अभी तक की इंटेरोगेशन क्या कहती है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं राजकोट में मौजूद हूं। मेरे सहयोगी वरुण जैन मेरे साथ मौजूद हैं और इस वक्त हम हैं सीआईडी के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में। ये वो ऑफिस है, आप देख सकते हैं, पूरा कैंपस आपको दिखाएंगे। और ये जो आप खिड़कियां देख रहे हैं यहां पर, इन्हीं में से किसी एक कमरे में रखा गया है कार्तिक हल्दर को, वो शख्स जो आसाराम का हिटमैन था, जो आसाराम के दुश्मनों को एलिमिनेट कर रहा था, एक एक कर गवाहों पर लगातार जानलेवा हमले कर रहा था, जिसने 3 हत्याओं को अंजाम दिया है। लेकिन पूछताछ जो से है लगातार जारी है और पूछताछ में बड़े अहम खुलासे हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गवाहों को एलिमिनेट करने का, धमकाने का, आसाराम के विरोधियों को ठिकाने लगाने का सिलसिला था, ये दरअसल आसाराम के जेल जाने के बाद नहीं शुरू हुआ है। 2009 में ही ये सिलसिला शुरू हो गया था, जब राजू चंडोक नाम के एक शख्स को पर इसने, कार्तिक ने 2 गोलियां चलाई थी। अहमदाबाद की एक घटना थी। उसके बाद 2013 में एक बार फिर ऐसा हुआ जब लाला ठाकुर नाम का एक शख्स जो आसाराम का विरोधी था, उस पर बाकायदा गोलियां चलाई। कार्तिक ने ही वो काम भी अंजाम दिया था और उसके बाद से लगातार एक एक कर गवाहों पर हमले होते चले गए, जिसमें 3 गवाह मारे गए और 4 गवाह गंभीर रूप से जख्मी हुए थे इसमें। लेकिन ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं था। अगर कार्तिक गिरफ्तार नहीं होता तो और क्या कुछ होता, मेरे सहयोगी वरुण बताएंगे। देखिए, इसने एक लंबी लिस्ट तैयार की हुई थी। राहुल सचान, जिसने आसाराम के खिलाफ गवाही दी थी, अगला टारगेट इसका वही था। लेकिन कहीं किसी सूत्रों से उसको जानकारी मिल गई थी, राहुल के बाद पता चल गया था कि जो कार्तिक है वो उसको एलिमिनेट करना चाहता है, इसलिए वो अंडरग्राउंड हो गया था। आपको ये भी बता दूं, जो राहुल सचान है उसके ऊपर जोधपुर कोर्ट में भी हमला हुआ था। पुलिस को भी ये भी एस्टेब्लिश करना है कि वो हमला किसने किया था। हालांकि जिस शख्स ने हमला किया था उस ये बात सामने आई थी कि वो मानसिक रोगी है, लेकिन पुलिस वो भी वेरीफाई करना चाहती है। तो इसने बाकायदा एक लिस्ट तैयार कर ली थी कि जो भी आसाराम के खिलाफ गवाही देगा ये उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा, एलिमिनेट कर देगा। जी, तो जाहिर तौर पर राहुल सचान के लिए खुशी की बात है इसकी गिरफ्तारी, शख्स की गिरफ्तारी, क्योंकि इसका खुलकर ये कहना, इंटरोगेशन में लगातार हमारी अफसरों से बात हो रही है, उसका कहना है कि राहुल सचान मेरा अगला शिकार था। मैं कई दिनों से उसे ढूंढ रहा था मगर वो मेरे हाथ नहीं आ रहा था, उसका मुझे कोई ट्रेस नहीं मिल पा रहा था। और अभी जो पुलिस का, जो सीआईडी के हाथों में भी मामला है और अमृत प्रजापति केस के तहत इसको यहाँ पर लाया गया है। अब जो मुख्य पुलिस का काम, ठीक है, मैं आता हूँ। मुझे कमर्शियल ब्रेक के लिए चूंकि रुकना है रवि, दोबारा भी आपके साथ में जुड़ूंगा जरूर। लेकिन अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन बता रही है वो ये कि चूंकि राहुल सचान के ऊपर जोधपुर कोर्ट में भी हमला हुआ था, राहुल सचान पिछले नवंबर से ही पिछले साल से गायब है और अगला शिकार कार्तिक का राहुल सचान हो सकता था, ऐसा पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अभी तक पता चला है। वक्त ब्रेक का हो चला है, हम गौरांग कांत के पास भी जाएंगे। एक छोटे से
दरअसल पुलिस ने एक ऐसे गैंग को धर दबोचा जिसने ये बताया कि एक शार्प शूटर है जिसका नाम है कार्तिक, और कार्तिक आसाराम केस से जुड़े गवाहों की हत्या करने वालों की लिस्ट एक पूरी तैयार करके बैठा हुआ था। इंडिया न्यूज किसी भी तरीके से जज नहीं बन रहा है, लेकिन एक डिबेट यहां पर होना इसलिए लाजमी है क्योंकि 3 गवाहों की हत्या का मामला है और दर्जन भर से भी ज्यादा गवाहों के ऊपर हमले हुए हैं। गौरांग कांत क्रिमिनल लॉयर मेरे साथ मौजूद हैं। गौरांग जी, फर्ज कीजिए कि एक केस है, एक कोई आरोपी है, जेल में कैद है, उस केस से जुड़े हुए गवाहों की एक के बाद एक हत्या हो रही है या हमला किया जा रहा है। पहला शक किसके ऊपर जाता है या किसके ऊपर जाना चाहिए, लीगली, एथिकली, मॉरली? कल आपने ये 3 सवाल पूछे हैं, लीगली, एथिकली और मॉरली। तो अगर लीगली देखा जाए तो उस चीज को प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में कि लीगली वो कैसे, वो जो गवाह है जिसके ऊपर ये सारी चीजों का आरोप लगाया है कि वो बापू के कहने पे ये सारी हत्याएं कर रहा है, वो तो एविडेंस के तौर पे ही प्रूव हो सकती है। ठीक है, बट अगर आप उसको मॉरली और एथिकली मुझसे पूछेंगे तो अगर आप ये कहें कि बापू अंदर बैठे हुए और सारे गवाहों को अगर वो आदेश दे रहे हैं और उनके आदेश पे ये सारी चीजें हो रही हैं, वो थोड़ा अपने में संभव मुझे नहीं लगता है। बिकॉज कोई आदमी अपने केस को इतना खराब क्यों करेगा, क्योंकि ये सारे जितने भी मर्डर हो रहे हैं उन सब में बापू इन अवे अक्यूज होने वाले हैं। गौरांग जी की बात कर रहे हैं, खुलासा इन्होंने हल्दर साहब ने कर इनकी बात पर तो हंसना चाहिए। इसके बाद तो इसके चलिए फंसे तो कम से कम। दुर्गेश जी एक बात बताइए, एक सच्चाई, चलिए दुर्गेश जी एक बात बताइए। किसी ने सच कहने की हिम्मत करी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गेश जी, आप सर्टिफिकेट बड़े बांटते हैं। आप एक सवाल के मेरे जवाब दे दीजिएगा कि पूरी दुनिया में आपके आसाराम के अनुयायी कितने हैं? लगभग 4 से 5 करोड़ होंगे। हाँ, 5 करोड़ तो होंगे ना। 5 करोड़ अनुयायी है। 2 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, सलाखों के पीछे आसाराम है, कोई छुड़ा क्यों नहीं पाया अब तक? अगर झूठे केस में उन्हें अंदर फंसाया गया। ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। ये बात होनी, एक मिनट रुकिए, ये बात सही है। और ये बात में मैं क्या बोलूं, बापूजी के पास कुछ लोग गए थे, बापूजी ने कहा देखो वो बच्चे कितने उद्यमी साहसी हैं, कितना मेहनत करते होंगे, आज तक उन्होंने अंदर रखा है। तुम लोग अपना पुरुषार्थ देखो, तुम्हारे पुरुषार्थ में कहाँ कमी है। उनके अंदर इतना उद्यम है, अगर वो भगवान पालन करते तो ब्रह्मज्ञानी हो जाते। इसका मतलब तुम्हारे अंदर उतना पुरुषार्थ नहीं जितना उनमें है, क्योंकि वो आज तक अंदर रखने में सफल हुए। वहाँ बापूजी के पास हम तो हाथ जोड़ सर लेके गए और वहाँ तो हमको पता चला कि वो तो उल्टा उन्हीं की तारीफ कर रहे हैं। रही बात हमारी, चलिए ठीक है। डिबेट का वक्त पूरा हो गया है, अगली बार फिर से मिलेंगे आपके साथ में। दुर्गेश जी बहुत शुक्रिया आपका, कृष्णा शर्मा जी आपका, गौरांग कांत आपका भी, और रवि शर्मा मेरे साथ मौजूद थे। रवि शर्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया।